हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को लेकर के। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। तो हम यहां पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से हमारे डायरेक्टली एग्जाम में रिलेट कर सकते हैं। आपको मालूम है सिलेबस चेंज हो चुका है, पेपर 5 पेपर 6 जुड़ चुका है। ये जितने भी आपके टॉपिक होंगे ये सोलली यूपी सरकार से निकाले गए टॉपिक्स हैं। कौन कौन से करंट अफेयर यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, देवियों सज्जनों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक मार्गों पर चलें, महिलाओं का सम्मान अवश्य करें, वन एंड ओनली जल्द से जल्द सफलता को भी प्राप्त करें। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज लेट्स बिगिन विद मी द टुडेज सेशन दैट इज वेरी वेरी फॉर इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो देखेंगे हम लोग क्या है आज के लिए हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। तो देखते हैं आज पहली न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी एजेंसी सेंटर। क्या है मल्टी एजेंसी सेंटर? जिससे जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से खुफिया जानकारी लेती हैं। सर क्या मतलब है? अरे बात को समझो, कुछ नहीं है, छोटा सा लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है मल्टी एजेंसी सेंटर को लेकर के। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, आपको मालूम है बहुत सारी हमारे पास रॉ जैसी एजेंसी है, आईबी जैसी एजेंसी है, इसी प्रकार एनआईए जैसी एजेंसी है। तो ये जो टेररिज्म से जुड़ी रहती हैं, टेररिज्म को पूरी तरीके से कर्ब करने का प्रयास करती हैं। तो भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, अब देखिए कोई भी टेरर एक्टिविटीज हो या कुछ भी हो, कोई भी इस तरीके की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो वो सब होंगी तो स्टेट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करती है किससे? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर है क्या? एक्चुअल में इसमें केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छे एग्जांपल के रूप में आप मल्टी एजेंसी सेंटर को भी ले सकते हैं। हर राज्य सरकार एक मल्टी एजेंसी सेंटर बनी हुई है, कहां? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट है इनकी जो जितनी भी कैपिटल है वहां पर एज अ सब मल्टी एजेंसी सेंटर वहां पर लगी हुई हैं और इनकी और केंद्र सरकार के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो सर इसमें क्या बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है, क्योंकि भाई लखनऊ में तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर बनी ही हुई है, लेकिन अब जो यूपी सरकार है वो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर सब मल्टी एजेंसी सेंटर को भी ओपन कर रही है ताकि कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो। यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के पहले भी यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। आप कानून व्यवस्था के सेगमेंट में इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। वैसे भी मैं अपने प्रीवियस सेशंस में आपसे यूपी की कानून व्यवस्था के ऊपर एक लेक्चर आपको दे चुका हूं और उसी में एक सब पॉइंट के रूप में आप मल्टी एजेंसी सेंटर को आप लेकर के आइएगा तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। क्या है, क्यों गठन हुआ, इसको अभी हम देखेंगे। लिखा क्या है? देश भर की खुफिया एजेंसियों से सीधे जुड़ेगा कानपुर। भाई लखनऊ तो जुड़ा ही हुआ है, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन यूपी सरकार एक इनिशिएटिव ले रही है कि भाई क्यों ना अब मल्टी एजेंसी सेक्टर सभी डिस्ट्रिक्ट में खोली जाए। अब डिस्ट्रिक्ट में अगर ये खुल जाएंगी तो एक ही कंप्यूटर के क्लिक पर कौन अपराधी है कौन नहीं है सारा डेटाबेस इनको मिल जाएगा। वो अपराधी कहां गया है, वो उत्तर प्रदेश का अपराधी है कि या वो मध्य प्रदेश का अपराधी है कि वो तमिलनाडु का अपराधी है, सारी हमको खुफिया जानकारी उसमें प्राप्त हो जाएंगी। उसकी हमें फोटो भी दिख जाएगी, उसका चेहरा भी दिख जाएगा, उसका बायोमेट्रिक सब कुछ हमको मिल जाएगा। मतलब एक क्लिक के द्वारा हमको हर चीज उसके बारे में ABCD पता चल जाएगी। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन हमको करना ही होता है। अपराधियों पर लगाम और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कानपुर को जल्द मैक मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। इससे आईबी, एनआईए, एटीएस, रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां कानपुर से इनपुट साझा कर सकेंगी। अभी हाल में आपने देखा है कुछ इस प्रकार की टेरर एक्टिविटीज को भी यूपी में देखा गया, खासकर पीएफआई
संगठन जो है उनकी भी कुछ एक्टिविटीज को हमने देखने का भी प्रयास किया है। बहुत सारे कन्वर्जन जैसे इश्यूज भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो भी अपराधी होगा उसको इसमें पेस्ट किया जाएगा और उसकी जानकारी ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट पुलिस, सबके पास वहां पर एक ही क्लिक पर मौजूद रहेगी। यहां पर सबसे पहले हम कानपुर की लोकेशन को देख लें। भाई कानपुर है कहां? तो अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ दैट इज कानपुर अर्बन और कानपुर रूरल। तो ये जो पूरा आपको इलाका दिखता है दैट इज कानपुर, जहां से गंगा जी बह रही हैं, हमको बहुत अच्छे से पता है। बगल अगल के थोड़े से डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, औरैया लगा हुआ है, कन्नौज लगा हुआ है, उन्नाव लगा हुआ है, फतेहपुर हो गया, इधर आपका बांदा हो गया, इधर हमीरपुर हो गया, इधर जालौन हो गया। तो थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको पता रहना चाहिए। जितनी बार आप मैप देखेंगे उतना ही बेसिक डिटेल्स आपको पता रहनी चाहिए। एक एक बार देखते चलिए। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर है, ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर है किसके अंडर में काम करता है? तो यहां पर मैंने साफ साफ लिख दिया है, यूनियन होम मिनिस्टर, हमारे मोटा भाई आपके सामने दिख रहे हैं, श्री अमित शाह जी। अमित शाह आस्क्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आपको मालूम है जो स्टेट्स में होते हैं डीजीपी, सबसे बड़ा अधिकारी है डीजीपी। तो डीजीपी टू शेयर एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड एक्शनेबल इनपुट्स थ्रू मल्टी एजेंसी सेंटर। क्यों मल्टी एजेंसी सेंटर? क्योंकि सारे के सारी जितनी 28 यूनिट अभी मैं आपको दिखाऊंगा सबके सब इसमें कोऑर्डिनेट है। एक क्लिक सभी के पास सारी जानकारी पहुंच गई। तो इससे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा ये अपने आप में इंडिकेशन भी होगा। यूपी की कानून व्यवस्था के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, मल्टी एजेंसी सेंटर वहां पर अब आएगा ही आएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, टेकिंग स्टॉक, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी रिव्यूइंग द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्री विद ऑफिशियल ऑन मंडे। अभी हाल की ही न्यूज है। तो इस प्रकार से देखिए, यहां जितने भी अधिकारी आपको दिख रहे हैं, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ये सारे आपको अधिकारी बैठे हुए हैं। ये स्टेट के जितने भी हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि इस प्रकार से चर्चा होती रहे। क्या चीजें सिक्योरिटी कंसर्न है उसको भी देखा जाए, क्योंकि लगातार ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न एक प्रॉस्पेरिटी के लिए, एक देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अभी हमने हाल में मणिपुर के भी इंसिडेंट देखे हैं। तो इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन जो होते हैं एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, वो मल्टी एजेंसी सेंटर जो है वो एक्चुअल में काम किसके तहत करती है? सर वो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तहत एक सामान्य आतंकवाद विरोधी ग्रिड है, जिसे 2001 में कारगिल युद्ध के बाद चालू किया गया था। कारगिल युद्ध में यही चीज देखी गई थी कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉपर कमी देखी गई थी। इनपुट्स के थ्रू बहुत सारी जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसियां हैं उनके बीच एक प्रकार का समन्वय नहीं देखा गया था, इसीलिए फिर इसकी स्थापना की गई थी। दैट वाज मल्टी एजेंसी सेंटर। किसके अंतर्गत ये काम करती है? दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा हुआ है। इट इज अ कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड अंडर द इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट वाज मेड ऑपरेशनल इन 2001 पोस्ट कारगिल वॉर। तो इस प्रकार से हम इस चीज को देख रहे थे कि ये इस तरीके से चल रही थी। एंड इट इज अ नोडल एस्टैब्लिशमेंट फॉर शेयरिंग इंटेलिजेंस इनपुट्स अमंग वेरियस एजेंसीज। कौन कौन सी वेरियस एजेंसीज होंगी अभी थोड़ा सा हम देख लेंगे। लगभग 28 संगठन के आसपास इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें आईबी भी है, रॉ भी है, डिफरेंट पुलिस की एजेंसीज हैं। तो सारी की सारी जुड़ी हुई हैं। यह विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक नोडल प्रतिष्ठान है। कहां पर स्थित है मल्टी एजेंसी सेंटर? मैक। कहां पर स्थित है? तो यहां पर लिखा हुआ है इन दिल्ली में स्थित है। जबकि राज्यों की राजधानियों में एक सहायक मैक को स्टैब्लिश किया गया है, दैट इज अ सब्सिडरी मैक को स्टैब्लिश किया गया है। यूपी सरकार ने बस इसी के ही दायरे को थोड़ा सा बढ़ाया है। उसने कहा है कि केवल हम मल्टी एजेंसी सेंटर को केवल हम लखनऊ में नहीं रखेंगे, हम कानपुर में भी लेकर के आएंगे और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में वहां पर हम एक सब यूनिट लगाएंगे मल्टी एजेंसी सेंटर की, ताकि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बना रहे। यहां पर देखिए लिखा हुआ सहायक MACA, जहां पिछले 24 घंटों में प्राप्त इनपुट का विश्लेषण करने के लिए दैनिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। वे डेली मीटिंग्स आर हेल्ड टू एनालाइज इनपुट रिसीव इन द प्रीवियस 24 आवर्स। तो लगभग 24 घंटे में जो हुई हैं इस
मल्टी एजेंसी सेंटर का जो कंप्यूटर डेटाबेस है इसमें अपलोड कर दिया जाता है। तो इसका डेटा जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रहता है। अपराधियों की पहचान बहुत आसानी से हो सकती है और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं। यहां पर देखिए वही चीज लिखी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, आर्म्ड फोर्सेस और राज्य पुलिस सहित 28 संगठन इस मैक यूनिट से जुड़े हुए हैं। लगभग 28 संगठन जो है इस मैक यूनिट से जुड़े हुए हैं और विभिन्न जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करती रहती हैं। क्या है, 24/7 कोऑर्डिनेशन काम किया जाता है विभिन्न एजेंसियों के बीच, मंत्रालयों के बीच, केंद्र राज्य के जो स्पेशल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन कराया जाता है। एक रियल टाइम एक्सेस की जा सकती है, तुरंत के तुरंत एजेंसी तक पहुंच की जा सकती है। लिखा हुआ है विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मैक पर वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है ये। अब यहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं, ये मैंने यूपी सरकार के बारे में स्पेशली लिखा हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। वहां पर तो मैंने मैक के बारे में स्पेशली आपको बता दिया। अब यहां पर आप देख लीजिए, पहले जो ये मैक का सिस्टम हुआ करता था, किसका, मैक का सिस्टम हुआ करता था, ये केवल राज्य मुख्यालयों तक लगाया जाता था। राज्य मुख्यालय कहां पर है तो आपको मालूम है, दैट इज LKO, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात करूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ यूपी क्या कर रही है, अब हर शहर में इसको स्थापित किया जाएगा। वाई, सेफ सिटी अभियान यूपी सरकार ने चलाया हुआ है, आपको मालूम है 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मॉडल यहां पर आने वाला है उत्तर प्रदेश में। और ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी उभरने वाला है, तो उसके लिए व्यापारियों को एक सेफ सिटी के रूप में हमको उत्तर प्रदेश को भी दिखाना होगा। जब हम सेफ सिटी की बात करते हैं तो सेफ सिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी शर्त होती है और लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए मल्टी इस प्रकार से सेंटर एजेंसीज आपके लिए बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इस बात की तस्दीक देती हैं कि वाकई ये सेफ सिटी है। वरना सेफ सिटी के पैमाने क्या होंगे, कानून व्यवस्था तो होगी ना। तो इसीलिए पिछले लेक्चर में आपको सेफ सिटी अभियान के बारे में बताया था मैंने, यूपी सरकार के बारे में। और जब सेफ सिटी कहोगे तो इस प्रकार के मल्टी एजेंसी सेंटर की वहां पर स्थापना होना रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इसे SMAC कहते हैं, सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर कहा जाता है। कानपुर के अलावा प्रदेश के 78 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। अप्रॉक्स सभी जिले इसमें यूज किए जाएंगे। मैक के लिए सिस्टम जो है वो क्राइम ब्रांच में लगेगा, जो भी शहर का होगा। एक इंट्रानेट लाइन भी दी जाएगी, मतलब ये ऐसा हॉटलाइन सेवा होगा जिसमें सीधे कनेक्शन, पिक्चर देखिए तिरंगा, हॉटलाइन पे बात कराओ, समझ लो ना। हॉटलाइन पे सब बात नहीं करते हैं, ये हॉटलाइन वाली होगी। सीधे उठाया, खट्ट से मिलाया और सीधे बातचीत चालू, हॉटलाइन। याद करो, भूल गए राजकुमार को, तुम भूल जाते हो, गेंडा स्वामी। भारत की ओर देखोगे, समझ रहे हो ना, तो गेंडा स्वामी को तो वैसे ही हमारे राजकुमार साहब ने हटा दिया था। अब ये टेररिस्ट की औकात ही क्या है यार, बहुत है। भारत के पास पावर ही पावर है, समझ रहे हो ना। हमारी जितनी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, IB है, सब हैं। तो हमारे ये 140 करोड़ हाथ जो हैं, इनकी गर्दनें तोड़ने के लिए काफ़ी हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें भी टेक्नोलॉजी से इनोवेट अपने आप को करना होगा। इससे संबंधित व्यक्ति अपने लॉगिन ID के साथ इस्तेमाल कर सकता है। आप ये देखिए, इसे इंटरनेट की तरह हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इंटरनेट की बात हो रही है, वही इसे यूज कर पाएगा जिसको लॉगिन ID दी जाएगी, क्योंकि उसका अपना ही एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे इंटरनेट को सब लोग यूज कर रहे हैं, ये इंट्रानेट है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इंटरनेट को सब लोग नहीं कर सकते हैं। वही व्यक्ति इसको यूज कर पाएगा जिसको इसका लॉगिन, पासवर्ड, ये सब दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सब लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई सिक्योर टेलीफोन लाइन जुड़ी होगी। ये एक प्रकार की हॉटलाइन होती है, सीधे उठाया और सीधे हर खुफिया एजेंसी जो अफसर है जिसको ये दिया जाएगा कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक। वही लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिख दिया है, वही मैंने हिंदी में लिखा हुआ, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ हॉटलाइन सर्विस, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट यूजेस द इंट्रानेट सिस्टम। एंड इंट्रानेट सिस्टम क्या होता है कि एवरीवन हैज नो राइट टू यूज द इंटरनेट सिस्टम बिकॉज इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। कंसर्ट पर्सन वही इसको यूज कर सकता है जिसको लॉगिन ID ये सब ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया हो, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या क्या फायदे होंगे जरा इस चीज को देख लीजिए, और इन फायदों को आप लिख सकते हैं, कानून व्यवस्था के हिसाब से भी लिख सकते हैं।
तो वहां पर भी इनको यूज किया जा सकता है। अगर आपसे इनोवेटिव पॉइंट पूछे जाएं कि लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो इस तरीके से भी आप चीजों को उठा सकते हैं। जैसे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, आतंकी गतिविधियों को कंट्रोल किया जाएगा, मादक पदार्थ, सोने की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, इन सबको इसमें रोका जाएगा। कानपुर में बैठे ही पुलिस अफसर यह भी पता लगा सकेंगे देश के किन किन शहरों में कौन कौन अपराधी घूम रहे हैं, कौन कौन अपराधी हमारे यहाँ घूम रहे हैं, हमारे अपराधी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, तो भैया घूमते जरूर रहो, लेकिन हमारे पुलिस वाले जो हैं, हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, वो भी कॉल के द्वारा एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। कहीं पर भी अगर कोई वारदात करोगे तो पुलिस चंद सेकंड में देश के किसी भी कोने से तुमको दबोच लेगी। वही चीज लिखी हुई है। कानपुर में बैठे पुलिस अफसर यह पता लगा सकेंगे कि यहां का रहने वाला अपराधी देश के किन किन शहरों में क्या क्या अपराध कर चुका है। इसी तरह दूसरे शहर से भाई साहब जो अपराधी हमारे यहां आए हैं, उनसे भी हमें मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, यह इनपुट यहां की पुलिस चंद सेकंड में पूरे देश को दे सकती है। तो अपने आप सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए कितनी बड़ी बात है। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फॉर द गुड गवर्नेंस। एक शहर में क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां होती हैं, उनके हिसाब से भी इसको आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जो सेफ सिटी अभियान चला रही है, उसके प्राइमरी कंपोनेंट के आप इसमें देख सकते हैं। तो इसको प्लीज अपने आंसर में जरूर यूज करने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रणाली को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो मैंने इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा हुआ है। द मेन पर्पज ऑफ इंस्टॉलिंग मल्टी एजेंसी सेंटर, किस लिए? टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलीगल यूज ऑफ साइबर स्पेस का अवैध उपयोग, क्राइम टेरर नेक्सस, इसको भी देखना होगा, अपराध आतंकवादी जोड़ क्या हो रहा है, नार्को टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ग्लोबल टेरर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट ऑफ फॉरेन टेररिस्ट एंड शेयर इट विद द एजेंसीज। तो एक ही बार में सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखिए, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी खुफिया एजेंसीज के बीच में आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसी प्रकार से एक देश का जो आतंकवादी होता है वो इनके नेटवर्क में रहता है, सभी देशों को मालूम चल जाता है कि ये एक आतंकवादी है। लेकिन अगर देश की बात करें तो देश में इस प्रकार के अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। जैसे आप मल्टी एजेंसी सेंटर को देख रहे हो, इसी प्रकार जब 26/11 का अटैक किया गया था, तब नेट ग्रिड की चर्चा आई थी। किसकी चर्चा आई थी सर? नेट ग्रिड की चर्चा आई थी। ठीक है ना। इसके द्वारा भी क्या किया जा रहा था, एजेंसीज को आपस में कोऑर्डिनेट करने के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा था, ताकि सारी खुफिया जानकारियों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जा सके। यही काम जो है मल्टी एजेंसी सेंटर भी कर रही है। आप खुद ही सोचिए कि केवल कानपुर में या लखनऊ में या देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैठ करके अगर एक पुलिस वाला कंप्यूटर के माध्यम से सारी की सारी, अब किसी अपराधी को पकड़ा, हाँ भाई तुम दिखाओ अपना आधार कार्ड, इसका बायोडेटा सब कुछ दिया, और जैसे अपने कंप्यूटर में लॉगिन करके उसे डाला तो खट से खुल करके आ जाएगा कि अच्छा ये वहां का आतंकवादी है, इसने वहां पर ये एक एक्ट किए हैं, इस प्रकार का खूंखार उस प्रकार का खूंखार अपराधी तो पकड़ करके जेल में डालो। ये सब चीजें हो जाती है। अदरवाइज फिर पता ही नहीं चल पाएगा कि ये दूसरे शहरों में अपराधी रहा है, वहां पर इसने कोई ऐसा एक्ट किया है कि नहीं किया है। अदरवाइज इससे क्या है कि हर चीज हमको मालूम चल जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि भाई कितना खतरनाक एक्ट हुआ है या कर सकता है ये। तो उसी हिसाब से सोसाइटी के पास भी एक बेटर मॉडल जा सकता है। तो ये थी एक छोटी सी न्यूज जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा आपसे करने का प्रयास किया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड वन इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से है, एक टूरिज्म के पर्पस से भी है, बेसिकली सोसाइटी के पर्पस से भी आपको ये दिख जाएगी। और जो शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ रही है तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। तो केवल और केवल यूपी के पर्सपेक्ट से देखेंगे तो भी अच्छी बात है, पेपर 3 के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी चीज में दिखाई देगी। स्मार्ट सिटी का एक कंपोनेंट आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, शहरीकरण अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, 2050 तक ये माना जा रहा है कि भारत की लगभग आधी आबादी जो है वो शहरों में रहेगी, वो शहरीकरण से पूर्णतया विकसित हो चुकी होगी। तो उस शहरीकरण के मॉडल के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके लिए क्या क्या हमें अल्टरनेट उपाय अपनाने होंगे,
उन सब की इसमें पूरी तरीके से आप चीजें देख सकते हो। उसी का एक छोटा सा कंपोनेंट आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, ताकि आप अपने स्मार्ट सिटी, शहरीकरण वाले कोई भी टॉपिक या पर्यटन के हिसाब से किसी भी टॉपिक में आप इसको एज अ फॉर्डर मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो। क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे इन काशी स्पीड्स अप in order to suit the travelers in summer. The windows used in ropeway will be made of special material that will reflect scorching rays of the sun. This will also regulate the temperature inside the cabin. एक्चुअल में पहले पिक्चर दिखाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ती चली जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 15 मिनट की जगह में एक डेढ़ घंटा लग जाता है। इवन मैं भी इस चीज को बहुत कायदे से फेस करता हूं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छे से पता है। सॉरी फॉर दैट। वन मिनट प्लीज। तो मुझे भी ये चीज पता है कि भाई कि 15 मिनट की दूरी पर बहुत ज्यादा एक घंटा लग जाता है। जितने भी आप, विशेषकर मैं कहूं कि महानगरों की तरफ जाइए तो आपको ये चीज़ें आम बात मिलेंगी। छोटे शहरों में भी तो अब भीड़ भाड़ हो रही है, और थोड़ा सा महानगरों की तरफ जाइए तो और आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो इसीलिए यहां पर काशी बोले तो वाराणसी में देश की पहली ट्रांसपोर्ट रोपवे को यूज किया जा रहा है। क्या है ट्रांसपोर्ट रोपवे? भाई ये देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये इस प्रकार की आपको रोप दिखाई पड़ रही है, और ये आपको दिखाई दे रहा है कैबिन। ठीक है, इस कैबिन में यहां पर लोग बैठे हुए हैं, और इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस प्रकार से रोपवे का यूज किया जाएगा। ऐसे आपने जनरली जो चीजें देखी होंगी, ये बेसिकली आपने पहाड़ी इलाकों पर देखा होगा। पहाड़ी इलाकों में आपको खासकर मैं कहता हूं माता वैष्णो देवी टेम्पल जाइए तो वहां पर भी अब इन सब चीजों को यूज किया जा रहा है। आप इधर आइए, खासकर नंदा देवी की ओर आइए उत्तराखंड में, तो वहां पर भी इसको यूज किया जा रहा है। बुजुर्ग जो होते हैं वो बहुत लंबी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो इससे डायरेक्टली माता जी के द्वार तक आपको ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। तो एक प्रकार से टूरिज्म के रूप में भी आप इसको देख सकते हो। दूसरा, जो वाराणसी में इसको यूज किया जा रहा है, वाराणसी आपको मालूम है एज अ सेंटर ऑफ हब बन रहा है फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वहां पर आपने देखा था कि किस प्रकार से जलमार्गों को विकसित किया जा रहा, तो विदेशी जितने भी हैं हमारे पर्यटक जो है, टूरिस्ट हैं, उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्शन का सेंटर बन रहा है। तो इसीलिए यहां पर इस यूनिट को यूज किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। तो अब इन रोपवे का यूज किया जाएगा एज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के रूप में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे तुम टेम्पो करते हो, बस करते हो, उसी प्रकार से यहां पर भी कुछ इसी तरीके से सेगमेंट बनाए जा रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप इस रोपवे को यूज कर सकते हो। सीधे सीधे पहुंच जाओगे, नीचे घूमने की जरूरत नहीं है, आराम से पहुंचो। ठीक है, बढ़िया मस्त। ठीक है, घूमते घूमते जाओ, नीचे तुमको दिखाई देंगे कोई बाइक वाला जा रहा है, ए बाइक वाले, ए बाइक वाले, ए बस करते रहो। समझ रहे हो? मतलब क्या हुआ कि मतलब ऊपर से जाइए, ऊपर से निकल जाइए, नीचे की भीड़ भाड़ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 15 मिनट का रास्ता जो है वो 10 मिनट में ही तय हो जाएगा, 1 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चीज इस प्रकार से रोपवे आप देख रहे हैं, खासकर डेवलप्ड नेशन जो है उस प्रकार वहां पर इनको यूज किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा पहाड़ी इलाके दिख रहे हैं जहां से मैंने इस पिक्चर को निकाला हुआ है, लेकिन इन्हीं को अब वाराणसी में भी यूज किया जाएगा। यहां पर वही लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में, सार्वजनिक मतलब जो पब्लिक आपका ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें रोपवे को यूज किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे का यूज किया जा रहा है, बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद वाराणसी जो है विश्व का तीसरा सिटी बनने जा रहा है जहां पर इसको यूज किया जाएगा। और एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में मैं बात कर रहा हूं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इसको यूज किया जाएगा। तो थोड़ा सा प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किस पर्सपेक्टिव से? इस पर्सपेक्टिव से रहेगा, एक तो स्मार्ट सिटी वाले प्रोविजन में आप इसको यूज कर सकते हो कि जैसे नगरों में जो है भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तो हमको एक वायबल ऑप्शन खोजना होगा। किसका? कि हमको जो फॉर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का।
तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मूव जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये ग्रीन टेक्नोलॉजी से यूज़ किया जाएगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी से भी इनको चलाया जा सकता है। तो बहुत हद तक फिर इसमें क्या होगा कि अपने आप में कार्बन का भी रिड्यूस किया जाएगा। और क्या होगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को देखा गया है और ये PPP के मॉडल पर इसको क्रिएट किया जा रहा है। कौन कितना पैसा लगाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 80-20 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। फिर बाद में इसको क्या कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट भी है वो भी PPP के मोड पर इसको अपना देखेगी। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी को रखा गया है। तो आप कम से कम इसको इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये वाराणसी में क्रिएट किया जा रहा है। कहां पर? वाराणसी में क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि वाराणसी जो है पूर्वांचल इलाके में आएंगे तो एज अ डेस्टिनेशन हब के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। एक तो एग्रीकल्चर वाले एक्सपोर्ट की दृष्टि से वाराणसी को फोकस किया जा रहा है, धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में वाराणसी को किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज एक दूसरी भी आपके सामने न्यूज आने वाली है जहां पर वाराणसी को एज अ सेंटर ऑफ हब के रूप में दिखाया जाएगा। विशेष रूप से वो न्यूज जो है वो चंदौली की मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए। लेकिन चंदौली के बगल में ही आपको मालूम है वाराणसी है, तो इसीलिए वाराणसी का वहां पर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाला है। पूर्वांचल पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिमांचल और पूर्वांचल में क्या अंतर है कि इनके डेवलपमेंट में क्या क्या बेसिक खामियां हैं। तो अब फिलहाल पूर्वांचल के ऊपर फोकस किया जा रहा है और इस तरीके के कुछ इनोवेटिव उपाय अपनाए जा रहे हैं, ना केवल ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब चीजों को हमें देखना होगा और एक कंप्लीट आंसर की तरफ इधर हमें सोचना होगा। यहां सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है कैंट से गोदौलिया तक 4 किलोमीटर लंबे रूट पर 5 स्टेशन होंगे। सबसे पहले इसको यहीं से डेवलप किया जा रहा है, कैंट टू गोदौलिया। तो 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, इसमें लगभग 4 किलोमीटर का रूम है। मिनी होटल भी इसके लिए बनाया जाएगा ताकि पर्यटक भी यहां पर आ सके। तो सीधी सीधी बात ये चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो निर्माण, ये जो पूरा रोपवे डेवलप किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो दी गई है वो किसको दी गई है? विश्व समुद्रा कंपनी करके है कोई, और उसको दी गई है। तो थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रखिएगा। निर्माण की जो जानकारी, जो जिम्मेदारी दी गई है वो विश्व समुद्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब इन दोनों न्यूज को जरा जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी हाल में जो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी। चंदौली में स्थित है। अभी देखेंगे चंदौली कहाँ है और वाराणसी की दूरी कितनी है, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूर्वांचल अपने आप विकसित होने की कगार पर आ रहा है और सरकार कैसे इधर की ओर फोकस कर रही है। ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्यटकों को इको टूरिज्म, क्या क्या इको टूरिज्म का मिलेगा आनंद। वन्य जीव विहार संघ जल प्रपात को किया जा रहा है विकसित। आपको मालूम है प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट का फोकस टूरिज्म पर बहुत ज्यादा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। डबल इंजन की सरकार जो है वो टूरिज्म को बहुत हब के रूप में देखती है, इसीलिए टूरिज्म आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखाई जरूर पड़ेगा। वैसे भी यूपी सरकार की टूरिज्म पॉलिसी अभी हाल में आई भी थी, तो उस टूरिज्म पॉलिसी को भी जरूर पढ़िएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी उसको लेके आपके लिए आऊंगा। लिखा है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में इको टूरिस्ट सर्किट में ड्राई रन का पूर्वाभ्यास पिछले बार अक्टूबर माह में हुआ था। इसमें टूर गाइड ऑपरेटर टूरिज्म का प्रशिक्षण लिए स्टूडेंट को बड़ी संख्या में शामिल किया गया था। एक्चुअल में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इनको भी डेवलप किया जा रहा है फॉर द टूरिज्म हब के रूप में। अभी हम देखेंगे इसको भी। यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करें तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इस चंदौली डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद है। इसी के जस्ट बगल में आपको दिख रहा है दैट इज वाराणसी। आई होप सो आप दोनों के मतलब को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बल्कि इधर हम देखें तो मिर्जापुर भी है, तो माता विंध्यवासिनी का मंदिर भी आपको मिलता है यहीं पर। तो अपने आप में टूरिज्म के हिसाब से मिर्जापुर भी बहुत अच्छा जगह है जहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। ये अपने आप में, ये जो इलाका है अपने आप में विकसित होने की क्षमता रख रहा है। यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य को देखा जा रहा है। अभी आपने देखा था, हमने पिछले लेक्चर में सोनभद्र की चर्चा की थी। ओबरा ताप विद्युत गृह जो था, थर्मल पावर स्टेशन जो था, जो डेवलप होने वाला है
और लगभग जो यूपी की 100% इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 25% के योगदान जो है अकेले सोनभद्र से यहां पर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमने ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात की थी जिसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, तो अगर आप देखें तो अपने आप ये इलाके आपको डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक और मैं आपको बता रहा हूं, ये गोरखपुर से भी एक एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है। कहां तक? शामली तक। यहां से भी इसकी बात की जा रही है कि इस गोरखपुर से भी एक एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा। इवन पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल तो ऑलरेडी लखनऊ से कनेक्ट किया जा चुका है। तो अब आपको खुद ही ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये जितनी भी कनेक्टिविटी है ये अपने आप बढ़ती चली जा रही है, और जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक हब जो है अपने आप डेवलप होना स्टार्ट होगा। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक इकोनॉमी भी डेवलप नहीं हो सकती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब यहां पर रोड का जाल बिछाया जा रहा है तो अब आपको समझ में आना चाहिए। यही गोरखपुर से अभी आपको मालूम है 2 वंदे भारत ट्रेन भी आपको दिखाई दी थी, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको भी किया गया था। तो मतलब गोरखपुर से भी आपको दिखाई दे रही हैं। इवन आजमगढ़ से भी क्या कहते हैं यहां से एक एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा रहा है। कहां पर? पूर्वांचल वाले से। तो ये जितने भी आपको चीजें दिख रही हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 बाय 1 इनको देखते चलिए, क्योंकि पूर्वांचल कैसे डेवलप होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा लेकिन डेवलप होगा। ठीक है, और जब डेवलप होगा तो आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन भी तैयार करेगा। इसीलिए जब तैयार करेगा तो यहां पर भी आपको समझ में आना चाहिए। इवन गीता प्रेस की बात हम लोग करें तो इनको भी अभी अवार्ड मिला है, आपको मालूम है, गांधी पीस वाला वो भी मिला है। अब उसको भी इनिशिएट किया जा रहा है और उसमें बाकायदा विदेशी भाषा में भी कुछ बुक्स को प्रकाशन करने के लिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो मतलब एक प्रकार से देखें तो अभी तो मैं केवल आपके लिए यहाँ पर चंदौली के बारे में बता रहा हूँ, मिर्जापुर, वाराणसी, इधर सोनभद्र के बारे में। धीरे धीरे ये चीजें अपने आप आगे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसी न्यूज बहुत हैं। इसीलिए मैं बार बार आपका कनेक्शन डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे कनेक्शन के साथ थोड़ा सा अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए। यहां पर देखिए चंद्रप्रभा आपके सामने लिखा हुआ है, आर रिजुविनेटिंग एस्केप्स फ्रॉम ओवरवेलमिंग वाराणसी। बिल्कुल, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाइए, वहां पे भगवान के दर्शन कीजिए। यहां पर आइए तो प्रकृति के मनोरम दृश्य में खो जाइए। जो इतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ना केवल दिन में आप यहां घूम सकते हो, रात में चांद की रोशनी, चांदनी रात में आपको यहां पर कुछ डेवलप किए जा रहे हैं टेलीस्कोप्स, उसके द्वारा बाकायदा आसमान के भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो मतलब अपने आप में स्काई वॉक टूरिज्म भी आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। और क्या है यहां पर, तो हर प्रकार के आपको बेसिकली जानवर भी मिलते हैं यहां पर आपको दिखे हुए। ये जो मैंने पिक्चर लगाई हुई ये एक्चुअल में क्या कहते हैं, मैंने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य से ही निकाली हुई है। अगर देखें तो यहां पर 2 आपको वाटरफॉल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, दैट इज देवदरी वाटरफॉल और राजदरी वाटरफॉल, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, दीज आर द नेचुरल वाटरफॉल्स, और वाटरफॉल्स जहां पर रहते हैं वहां आपको मालूम है टूरिज्म अपने आप डेवलप होने लगता है। बस यहां पर अगर हम थोड़ा सा जैसे टूरिस्ट सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टूरिस्ट सर्किट में हमको मालूम है, अभी हम देखेंगे कि वाराणसी वाला एक टूरिस्ट सर्किट भी है, एक हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टूरिस्ट सर्किट को भी डेवलप किया जा रहा है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले टूरिस्ट सर्किट जो है इस इलाके में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आदमी यार घूमने जाता कहाँ है, तुम बताओ तुम कहाँ घूमने जाओगे। अब ऐसा तो नहीं बगल वाले ईश्वर काका की दुकान में चले जाओगे सामान लेने के लिए, कह दोगे हम घूम आए, ऐसे थोड़ी नहीं होता है यार। घूमा करो यार, कम से कम जाया करो, कम से कम घूम लिया करो। देवदरी वाटरफॉल, राजदरी वाटरफॉल, नीचे जाकर के नहा भी लिया करो, तो दिमाग जो है ना हमेशा ठंडा रहेगा। तैयारी करते करते दिमाग गर्म हो जाता, तो कभी कभी चले जाया करो, थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया करो दिमाग को, ठीक है। तो देखो दैट इज देवदरी और राजदरी वाटरफॉल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो आपकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कहां पर, ये है चंदौली, लेकिन चंदौली के जस्ट ये वाला देख रहे हो ये कौन सी रेंज में स्थित है, दैट वाज कैमूर रेंज। सर ये तो अपने आप में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो भैया तभी तो बता रहे हैं ना कि एक बार समझो और हर चीज की वहां की पूरी ज्योग्राफी से लेके बायोग्राफी, जो भी हिस्ट्री है सब आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर देखिए तो ये पूरी कैमूर रेंज है, और कैमूर रेंज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैमूर रेंज जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को भी हम लोग देख सकते हैं। यही कैमूर वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, एक्चुअल में इसी इलाके में आपको मालूम है, आपने चंद्रकांता देखा होगा, नहीं देखा है, चलो अभी पिक्चर दिखा देंगे फिर तुमको समझ में भी आ जाएगा। एक्चुअल में ये चंद्रकांता के जो ये किले हैं ये सब यहीं पर ही स्थित हैं। तो केवल और केवल चंद्रप्रभा को आप डेवलप नहीं करोगे, ये जो हमारी माइथोलॉजीज में है, नौगढ़ का वो था नहीं चंद्रकांता वाला, या क्या था यार वो सीरियल, नौगढ़ का था वो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, बहुत बचपन में देखा था, समझ रहे हो, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लगता था। मतलब देखो क्रूर सिंह, अभी दिखाऊंगा तुमको क्रूर सिंह। तो ये एक्चुअल में जो किले आपको दिखाई दे रहे हैं, विजयगढ़ का किला, दैट इज अ नौगढ़ का किला, ये सब कहां पर है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दैट इज सोनभद्र, चंदौली सोनभद्र। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, यही सोनभद्र के पास से जा रही यही तुम्हारा चंदौली वाला इलाका है, जा रही कौन सी नदी? कर्मनाशा रिवर जा रही है, और इसी कर्मनाशा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंद्रप्रभा ट्रिब्यूटरी, और दोनों जाकर के मिल जाती हैं किसमें? गंगा में। तो कम से कम ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी है और ट्रिब्यूटरी वैसे भी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अगर ये देखो ये चीज तुमको अब याद आ गई होगी, ये तुमको क्रूर सिंह भी याद आ गया होगा, कुछ याद रहे ना रहे, ठीक है ना, नौगढ़, वो कौन है? चंद्रकांता। तो अब आप समझ गए होंगे ये पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति को डेवलप किया जा रहा है, और यूपी का एज अ फोकस टूरिज्म सेंटर बन रहा है। कौन सा? ये इलाके को डेवलप किया जा रहा है। तो पूर्वांचल में और ऐसा नहीं कि केवल हमारे लिए डेवलप किया जाए, ये विदेशियों के लिए बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर विदेशियों का जो आगमन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, खासकर तुम्हारे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं एज अ टूरिज्म हब के रूप में। सर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यूपी सरकार ने इस प्रकार से कुछ पर्यटन सर्किट को डेवलप किया हुआ है, और यहां पर आप देखें तो एक नाम लिखा हुआ है, विंध्य वाराणसी सर्किट। ये सर्किट जो है ये केवल मंदिरों के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसमें वाइल्ड लाइफ सर्किट भी है, इको टूरिज्म सर्किट भी है, और साहसिक पर्यटन सर्किट भी है। क्योंकि भैया यहाँ पर कुछ साहसिक एडवेंचर के गेम्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, ताकि माउंटेन क्लाइंबिंग इस तरीके की भी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे भी हम भारतीय इस चीज़ को करे ना करे, अंग्रेज आते हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये सब जरा पहाड़ चल लेते हैं। वो पहाड़ है नहीं उनके यहाँ, ज़्यादा है भी तो थोड़े बहुत पहाड़ है, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ बहुत है, समझ रहा। तो इसीलिए वैसे भी हम लोग वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ते रहते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं हम लोगों को, लेकिन उनको क्या है, एडवेंचर करना होता है। यहाँ गांव वाले से पूछो या आदिवासी से पूछो, कहोगे हम तो डेली क्या कहते हैं पहाड़ चढ़ा करते हैं, तो इसमें एडवेंचर का है का, तो ऐसे ही चढ़ जाएंगे। लेकिन इनके साथ क्या है कि ये थोड़ा सा घूमने के पर्पज से आते हैं और तुमको डॉलर दे करके जाते हैं, ठीक है। और ये डॉलर अल्टीमेट हमारी जो क्या कहते हैं रुपया होता है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसीलिए क्योंकि आपको मालूम है डॉलर दैट इज़ अ हार्ड करेंसी, और इसकी भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्टीमेट ये हमारे फॉरेक्स का पार्ट बनता है। जितना ज़्यादा डॉलर रहेगा विश्व में हमारी ताकत उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, रुपया उतना ज़्यादा बैलेंस होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये विंध्य वाराणसी सर्किट है पूरा, जिसको डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म के जोन से। तो इसमें वाराणसी भी आ रहा है, चंदौली में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई दे रही है, और कुछ आपको विजयगढ़, नौगढ़ के किले हैं, ये सब हमारी माइथोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के किले आज भी बने हुए हैं, वहाँ पर इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। ये साहसिक पर्यटन एडवेंचर को प्रमोट करेंगे। स्काई वॉक, टेलीस्कोप से देखो, चांदनी रात में रहो, ये सब क्या है, ये अपने आप में वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यही लिखा हुआ विंध्य वाराणसी सर्किट। विंध्याचल इस सर्किट में भी तीर्थ स्थल भी है। तो आपको मालूम है वाराणसी वाला है, मिर्जापुर वाला तीर्थ स्थल है, साहसिक पर्यटन स्थल भी है और त्यौहार भी हैं। विशेषकर वाराणसी अनेक संस्कृतियों को समाहित करने का स्थान है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में और भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे दुधवा के लिए लिखा है, पीलीभीत के लिए लिखा है, कतरनिया घाट के लिए लिखा है, जितने भी हैं सभी इसमें आते हैं। जैव विविधता, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इन सब चीजों को भी एज अ टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। पूर्वांचल कैसे डेवलप होगा, इन सब चीजों को अपने आंसर राइटिंग में लेने का प्रयास कीजिएगा।
यही चीज लिखी हुई है आपके सामने। यही जो इलाका है कभी ये नक्सलियों का गढ़ रहा करता था। तो आपको समझ में आना चाहिए यूपी का कौन से एरिया है जहां नक्सलवाद प्रभावित रहा है। यही सोनभद्र चंदौली के इलाके रहे हैं। तो कभी ये नक्सलियों का गढ़ रहता था। नौगढ़ के देवदरी झरने पर अब बनेगा क्या? पूर्वांचल का पहला स्काई वॉक। अभी मैं दिखाता हूं। स्काई वॉक बनाया जा रहा है। आप खुद सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में इनको डेवलप किया जा रहा है। तो अपने आप जब लोगों के हाथ में आप पैसा आएगा तो फिर पत्थर अपने आप छूटेगा, गोली अपने आप छूटेगी, बंदूक अपने आप रखा जाएगा। यदि उनको कुछ अल्टरनेट आप नहीं दोगे तो फिर वो मारा मारी करेंगे, सब कुछ चीजें करेंगे। लेकिन जब आप अल्टरनेटिव उनके हाथ में दोगे तो कोई भी इस तरीके का काम करना नहीं चाहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने आप इकॉनमी बूस्ट होगी तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप आएगी। राजदरी झरना वही वाटरफॉल है। स्थानीय लोगों को इको शॉप बनाने की योजना है। देखिए रॉक क्लाइंबिंग को प्रमोट किया जा रहा है। टायर नेट वॉल, कमांडो नेट वॉल, इको रिजॉर्ट ताकि बढ़िया रहो, ऐश काटो यहाँ आकर के। भाई ये इंडोनेशिया देखोगे ना तो इंडोनेशिया में ये चीजों के ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। श्रीलंका देखोगे तो अपने आप में बड़ा मार्केट है। बाली के इलाकों को देखिए इंडोनेशिया के, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लोग बाकायदा जंगलों में जाते हैं रहने के लिए बाकायदा, आप खुद सोचिए। तो अपने आप में इनकी इकॉनमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, मालदीव्स की बात करें, कोरोना में तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि इनका टूरिज्म बर्बाद हो गया मेनली, अगर हम देखें तो। क्योंकि टूरिज्म से इनको बहुत ज़्यादा इनकम होती है। और भारत के पास तो नेचर ने इतना बड़ा टूरिज्म दिया है कि हम उस पोटेंशियल को हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। बट एक्चुअल में अब हमको इस तरीके से हार्नेस करना होगा। चंदौली अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झरनों के लिए जाना जाता है। इसे पूर्वांचल का हिल स्टेशन कहा जाता है। तो खुद सोचिए, अपने आप में हिल स्टेशन है तो सब आदमी घूमने जाते हैं, तो क्यों नहीं चंदौली चला जाए। अगली बार कहाँ चलोगे? चंदौली, ठीक है ना। सब लोग याद रखना। हाँ, मैं सबको देख रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पहले माता विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे, फिर वाराणसी जाएंगे, वाराणसी में भगवान भोले बाबा के दर्शन करेंगे, और फिर जाके चंदौली में बैठ जाएंगे। बढ़िया आराम से बैठेंगे, झरना देखेंगे, नारियल पानी लेंगे, पियेंगे, 2-4-5 दिन गुजारेंगे वहीं पे। बढ़िया मंकी के साथ घूमेंगे, टाइगर के साथ घूमेंगे, एलिफेंट के साथ घूमेंगे, गले में हाथ डाल के, और भाई टाइगर चलो टहला जाए। तो इस तरीके से घूम के फिर वापस आएंगे, फिर एसडीएम के पद को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पक्का, वेरी गुड। एक बार जब दोनों झरने इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित हो जाएंगे तो पूर्वांचल के लोगों के लिए एक नया पिकनिक हॉट स्पॉट होगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पूर्वांचल कैसे डेवलप होगा। तो अब आपके पास इतना फॉडर मटेरियल मेरे हिसाब से जा रहा होगा कि अगर ये पूछ लिया जाए कि पहले भी आ चुका है, पश्चिमांचल और पूर्वांचल में बेसिक क्या डिफरेंस है, या पूर्वांचल क्यों इतना पिछड़ा हुआ है और पश्चिमांचल क्यों इतना आगे है, या पूर्वांचल को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं या सरकार क्या कर रही है, तो सारे के सारे पॉइंट आपके सामने यहां पर हैं। आप इस चीज को देख सकते हो। अब हम लोग नए की तरफ चलते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी हाल में एक न्यूज आई है, दैट इज 17 जुलाई। अप्रॉक्स 13.5 करोड़ इंडियंस मूव आउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब पॉवर्टी भी एक प्रकार की नहीं है, गरीबी के डायमेंशन बहुत ज्यादा होते हैं। अभी हम उसको देखेंगे। इन 5 ईयर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। सबसे इंपॉर्टेंट है, रूरल एरियाज विटनेस द फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 32.59% टू 19.28%। ये पूरे भारत का डेटा आपको दिया गया है। अब हम जरा यूपी का डेटा देख लेते हैं। आपके सामने ये समझ में आ रहा होगा, ये अपने आप रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी आपके पेपरों के लिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, बीते 5 सालों में शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाके में रहने वाली आबादी के जीवन स्तर में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। लिखा है, इन वर्षों में ग्रामीण इलाकों में जहां गरीबों की आबादी में 18% की गिरावट आई है, वही शहरों में 6% गरीबी की संख्या कम हुई है। पहली बात तो यह है कि गांवों में गरीबी ज्यादा कम हुई है शहरों की तुलना में। गांवों में यूपी सरकार का बहुत फोकस है। चाहे मैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एफपीओ की मैं आपसे बात कर रहा था, डेयरी इंडस्ट्री की बात कर रहा था मैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा था मैं। तो उसका एक परिणाम यहां पर यह भी आ रहा है
कि शहरों में गरीबी की तुलना में गांवों में ज़्यादा गरीबी कम हुई है। फिलहाल ये डेटा आपको दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग का 15-16 से 19-21 का एक रिपोर्ट आई है पूरी, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज के रूप में देखिए, पूर्वांचल में विकास की तेज रफ्तार। आज क्या पूर्वांचल ही पूर्वांचल आएगा क्या? चलिए देख लेते हैं। फिलहाल लिखा हुआ है बीते 5 सालों में शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पेयजल हो, चाहे शौचालय हो, आदि की सुविधाएं तेजी से मिली हैं। केवल पैसा मिल जाए उसी को गरीबी कम करना नहीं कहते हैं, बल्कि शिक्षा से अगर आप वंचित हैं तो भी आप गरीब हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं तो भी आप गरीब हैं, पानी आपको नहीं मिल रहा है, शौचालय आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप गरीब हैं। दैट इज अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बिजली नहीं मिल रही तो भी आप गरीब हैं। यहाँ पर ये सब चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। पश्चिमी यूपी में रामपुर में सबसे ज्यादा सुधार आया है। पूरब में महाराजगंज जो है वो सबसे आगे रहा है, महाराजगंज में सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई है। फिर बस्ती आता है, फिर कुशीनगर, फिर मऊ, फिर अयोध्या, फिर मिर्जापुर, ये सब इलाके हमको दिख रहे हैं। बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो झांसी में सबसे ज्यादा गरीबी कम हो रही है, फिर बांदा आ रहा है। इस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं। पश्चिमी यूपी में देखें तो सबसे यहाँ पर सबसे कम गरीब, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ कम हुई है? दैट इज चित्रकूट में नंबर 1 पर ये रहा है। ठीक है, उल्टा उसने लिखा हुआ है। पश्चिमी यूपी में रामपुर सबसे तेजी से विकसित हुआ है, जिसमें गरीबी सबसे कम तेजी से हुई है। यहां पर लिखा हुआ 10 जिले जिसमें सबसे तेजी से गरीबी घटी है। एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, गरीबी व बेरोजगारी में एक प्रकार का डायरेक्ट कोरिलेशन है। एक क्वेश्चन आता है, गरीबी और बेरोजगारी में डायरेक्ट कोरिलेशन है, एक दूसरे को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल सही बात है, गरीबी और बेरोजगारी में डायरेक्ट ही एक प्रकार से रिलेशन होता है, एक दूसरे को बढ़ा देती है। बेरोजगारी का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं मिलता है, खाना कहीं से भी मिल सकता है फिर भी, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी गरीबियां जुड़ जाती हैं। उसमें आपके पार्टिसिपेशन की गरीबी होती है, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की होती है, शौचालय होता, ये सारी चीजें मल्टी डायमेंशनल में होती है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ घटी है? तो महाराजगंज, फिर गोंडा, फिर बलरामपुर, फिर कौशाम्बी, फिर लखीमपुर खीरी, ये फिर श्रावस्ती, फिर जौनपुर, फिर बस्ती, फिर गाजीपुर, फिर कुशीनगर। अगर हम देखें तो हमको बहुत अच्छे से ये चीज दिखाई पड़ रही है। ये जितने भी जिले आपको बेसिकली दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली पूर्वांचल के ही आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर इस प्रकार की चीजें घट रही हैं। तो पूर्वांचल का तो मेरे हिसाब से आज आपके लिए एक इतना मैटर जा चुका है कि आप कहीं से भी अपने चीजों को लिख सकते हो। अगर पूर्वांचल की बात करें, नीति आयोग के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक दे रहे हैं कि यूपी सरकार, और सबसे बड़ी बात है भारत में सबसे तेजी से जो गरीबी घटी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें यूपी जो है वो अव्वल नंबर पर है। तो अब आप यहां से समझ लीजिए, अपने आपको दिख रहा है। अगर इन सबको देखें तो इनमें बहुत सौ में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा है, बहुत से जगह पर कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य भी बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप में दिखाई देंगे। इवन बलरामपुर को देखेंगे तो सेक्स रेशियो, बाल लिंगानुपात में सबसे आगे है इस समय। इनमें से बहुत सारे इलाकों में आप देखेंगे तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसके ये पार्ट आपको दिखाई देंगे। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं कि ऐसी चीजों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। पिछली वाली जितनी भी क्लासें हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हुए आ रही हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ है। फिलहाल अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा ये है, इरेज कर देता हूं, तो यहां पे आप पढ़ भी पाओगे कि आपके सामने ये यूपी खासकर कि लगभग 2015-16 में 37.68% लोग गरीबी के दायरे में थे, लेकिन अब हम देखें तो लगभग 22.93% लोग ही गरीबी के दायरे में हैं। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का ही मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप पढ़ सकते हो। ये जो डेटा आपके सामने दिया गया है ये एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का ही दिया गया है। यूपी में 2015-16 में लगभग 37.68% जनसंख्या जो थी वो गरीबी के दायरे में आती थी, बट 2019 से 21 में अगर हम देखें तो लगभग 22.93% हो गई है गरीबी की संख्या घट करके। तो अब ऑफिशियल डेटा अगर आप गरीबी के हिसाब से देखेंगे
देखेंगे तो आप देखेंगे लगातार बेरोजगारी भी कम हो रही है। अगर हम बजट के हिसाब से देखें तो बजट में भी हमको यही चीज़ दिखाया गया था कि 2000 आई थिंक 17 की बात थी, उसमें देख लीजिएगा एक बार, 2017 के आसपास उन्होंने दिया था बजट के आंकड़े में कि उस समय लगभग 14.2% बेरोजगारी हुआ करती थी। लेकिन इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसमें बताया गया है कि बेरोजगारी घट करके 4.2% हो गई है। देखिए, हमें ऑफिशियल डेटा के साथ चलना होगा और ऑफिशियल डेटा आपके एग्जाम में मैटर करेगा। बाकी क्या चीज़ है क्या नहीं है वो अपनी अलग जगह है, तो इसीलिए आप अपनी आइडियोलॉजी को अपने तक सीमित रखिएगा, ठीक है। कभी कभी कमेंट में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियली डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने क्वेश्चन में ऑफिशियल डेटा को लिखने का प्रयास कीजिए। बजट के ऊपर ये चीज़ साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने दी हुई है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपके सामने बार बार ये चीज लिख रहा है, बहुआयामी गरीबी की गिरफ्त में बाहर आए हैं। क्या है बहुआयामी गरीबी, उसको अभी हम देखेंगे। लेकिन 37.68% से घट करके कितनी हो गई है, लगभग 22.93% हो गई है, लगभग 23%, और यहां पर लगभग 37.5%। गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा तेजी से कम हुई है, ये चीज इसमें हमको बताया गया है, ठीक है। नीति आयोग ने की तरफ से राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी सूचकांक जारी किया गया और इसमें कुल 12 मानकों को शामिल किया गया है। कितनों को शामिल किया गया है, 12 मानकों को शामिल किया गया है। और देखा गया इन 12 मानकों के आधार पर ये 37.6% से घट करके 22.93% पे आई है, इन 12 मानकों के आधार पर। तो 12 मानक कौन से हैं, कुछ इसमें लिखे हुए हैं, यहां पर मैंने कुछ आपके सामने लिख दिए हैं। ये संकेतक हैं जो बता रहा है कि गरीबी कम हुई है। ये 2019 से 21 के बीच का आंकड़ा है। इसमें एक तरफ तो न्यूट्रिशन की चर्चा की गई है, दूसरी तरफ बाल और किशोर मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है, न्यूट्रिशन में बढ़ा है, मदर की जो हेल्थ है उसमें भी अच्छा हुआ है, स्कूली शिक्षा के वर्ष बढ़े हैं, ऑपरेशन कायाकल्प की मैंने आपसे बहुत बार चर्चा की, ऑपरेशन निपुण की मैंने आपसे चर्चा की, प्रोजेक्ट अलंकार की भी मैंने बात की थी, अलंकार नहीं है, कायाकल्प, हाँ प्रोजेक्ट अलंकार भी है माध्यमिक वालों के लिए, उसकी भी चर्चा की थी, तो आप उसको यूज कर सकते हो। स्कूलों में उपस्थिति, अभी भी देखिए योगी सरकार इसके ऊपर मेन फोकस कर रही है कि भाई इनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा हो गया, इसको बढ़ाने पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। रसोई गैस की, उज्ज्वला योजना की बात करें तो अब उज्ज्वला योजना को भी बहुत ज्यादा प्रसारित किया गया। सबसे पहले तो बलिया से ही स्टार्ट की गई थी। स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान है। पेयजल के हिसाब से देखें तो जल जीवन मिशन चल रहा है। पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने इवन बुंदेलखंड तक का आपको सामने एग्जाम्पल के रूप में रखा था, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके अलावा बिजली में देखें तो सौभाग्य योजना भी चल रही है। आवास में देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, और अन्य परिसंपत्तियों की बात करें तो डिजिटलाइजेशन ऑफ रूरल जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको भी डिजिटलाइज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अपने आप ये चीजें क्या कर रही हैं, गरीबी को कम कर रही हैं 12 मानकों के आधार पर। चलिए फिलहाल यहां पे पीडीआई एक शब्द लिखा हुआ है, पीडीआई का बस एक आप यूज कर सकते हैं, दैट इज पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। क्योंकि ये सब जैसे ही गरीबी की अगर हम बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला भाग है उसमें पॉवर्टी की ही कमी करने की बात की गई है, तो आप वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फर्स्ट पार्ट से इसको जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो चलिए विश्व लेवल पर भी हमने स्वीकार किए हुए हैं, लेकिन अगर हम भारत में देखें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसी का ही एक छोटा भाई बनाया गया है, दैट वाज पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, कि कौन सी पंचायतें जो हैं वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं, और इनको भी एक मिशन दिया गया है, 9 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसके बहुत सारे सब पार्ट्स भी हैं। देखा जाता है किस राज्य की पंचायत किन किन पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्चुअल में पंचायत दैट इज अ ग्रासरूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का ये ग्रासरूट लेवल है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी गरीबी को कम करने की बात है, लाइवलीहुड को प्रमोट करने की बात है, स्वस्थ गांव कैसे होगा, बाल अनुकूल गांव की बात की जाती है,
पानी पर्याप्त गांव मतलब पेयजल होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, हरित गांव की बात होनी चाहिए, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा होना चाहिए, न्यायपूर्ण और सुरक्षित गांव की बात की जाती है, सुशासन, महिला अनुकूल गांव की बात की जाती है। ये सब 9 इंडिकेटर्स जो हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स से। आप इसको यूज कर सकते हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला है उसमें साफ साफ कहा गया है गरीबी को कम करना, और गरीबी कम हुई है और यूपी में अब लगभग 22.93% जो है गरीब हो चुके हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। महाराजगंज नंबर 1 पे रहा है गरीबी को कम करने में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूपी में विकसित होंगे आयुष गांव, आयुष वन, नंदन वन, और आपका एक और नाम लिखा हुआ है दैट वाज ग्राम वन। बहुत अच्छा दिया गया है। अगर आप देखें तो यहीं पर आपको चीजें दिखाई गई हैं, बताया गया है ये आयुष वन होगा कैसा। आयुष वन में क्या होंगे? औषधि प्रजाति के पौधे हर जिलों में वन विभाग करेगा विकसित। खासकर कोरोना के बाद से आयुर्वेदा के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करने की बात की जा रही है, क्योंकि आयुर्वेदा जो भी है, आप इंग्लिश मेडिसिन खाइए ठीक है, लेकिन आयुर्वेद के सेवन से क्या होता है हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है और जो हमारी पावर होती है डिजीज से कर्ब करने की वो अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए आयुष के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? औषधि प्रजाति के पौधों को यहां पर यूज किया जाएगा, इसका कल्टीवेशन होगा। दूसरा है नंदन वन। नंदन वन जो घर के पीछे वाला पार्क बना हुआ है ना, ऐसे ही पार्क जो है जहां पर नहीं होंगे ऐसे ही पार्कों को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जब पार्कों को डेवलप किया जाएगा तो वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधों को भी लगाया जाएगा। पेड़ पौधे जो है ना केवल वहां एक स्वच्छ ऑक्सीजन को डेवलप करने में काम करेंगे, बल्कि वहां ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो इनके साथ बहुत सारी चीजें पॉजिटिव जुड़ी रहती हैं। आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो, तो आपके हेल्थ को भी प्रमोट किया जाएगा। हेल्थ से गरीबी भी गरीबी का एक मानक है, आप देख चुके हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो नंदन वनों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा ये है ग्राम वन। ये है ग्राम वन। अगर आप देखें तो यहां हमारी गांव माता बनी हुई है। तो ईंधन और चारे की व्यवस्था के साथ किसानों की आय बढ़ाएंगे ग्राम वन। लगभग गांव का कोई एक ऐसा कोना देखा जाएगा, लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास का एक इलाका देखेंगे जहां पर ग्राम वन को यूज किया जाएगा फॉर फॉडर पर्पस से। यहां पे चारे की खेती की जा सकती है और इस तरीके की बात की जा सकती है, किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहां पर लिखा भी है 14 जिलों में लगभग 351 नगर वाटिकाओं को बनाया जाएगा। तो आपको खुद समझ में आना चाहिए, इवन केंद्र सरकार भी नगर वाटिकाओं को प्रमोट कर रही है। वाटिकाएं ये किस काम में आएंगी? तो एक तो ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों के हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत होंगी, और बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्रिएशन तो आखिर यही करेंगे। पॉल्यूशन को भी इनका डाउन करने का काम होगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक पार्क होना एक अच्छी चीज होती है। अगर आप देखें वही चीज यहां पर आपके सामने लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हो। फिलहाल अगर मैं इसमें अगर आपसे बात करूं तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वो ये है, जैसे ये लिखा है नंदन वन, तो इसको बहुत कायदे से पढ़ना चाहिए। शहरों में हरियाली की वृद्धि की जाएगी। यूपी सरकार का भी मैं आपको दिखाऊंगा भी एक पेज। आपको मालूम है लगभग 30 करोड़ पेड़ भी लगाए गए हैं। यूपी सरकार का ऑब्जेक्ट है 2030 तक 15% हमें यूपी का एरिया को ग्रीनरी से तब्दील करना है। तो 15% करने के लिए हमें कुछ इनोवेटिव उपाय भी करने होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जंगलों की भी कटाई होगी, तो उसका कोई एक अल्टरनेट और वायबल ऑप्शन भी हमें देखना ही होगा। तो वही है, उपलब्ध और रिक्त भूमि पर अधिक से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। इनके विकसित होने से लोगों को प्रकृति का व्यवहारिक शिक्षा, योग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी के माध्यम से मनोरंजन, और एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया फॉरेस्ट बाथिंग, तो फॉरेस्ट बाथिंग का भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा यहां पर देखिए क्या लिखा है, जैव विविधता मृदा संरक्षण के लिए ग्राम वन यूज किए जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए जो अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट आया है, अमृत सरोवर के कॉन्सेप्ट के द्वारा आई थिंक 1.5 लाख के आसपास यूपी में भी तालाबों को रिजुविनेट किया जा रहा है। और इसी प्रकार जो
अमृत सरोवरों के माध्यम से जो बुंदेलखंड का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे तालाब बनाए गए हैं। इवन वहाँ के वाटर लेवल को कंसीडर किया जा रहा है बुंदेलखंड के कि वो भी काफ़ी ऊपर हो चुका है। तो ऐसे, क्योंकि हमारे अगर प्राचीन प्रथाओं में अगर आप जाएंगे तो आप इस चीज़ को बहुत कायदे से देखेंगे कि एंशिएंट टाइम पीरियड में हमारे यहाँ तालाबों की एक प्रथा हुआ करती थी, और ये तालाब जो हुआ करते थे न केवल कृषि की सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते थे, बल्कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम किया करते थे। बारिश हुआ करती थी तो वो उसको एज अ वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में भी काम किया करते थे। तो बहुत ज़्यादा फिर ट्यूबवेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अदरवाइज ग्राउंड वाटर तो पूरी तरीके से हार्नेस हो जाएगा। इसीलिए आज आपको मालूम है जल का सबसे बड़ा मुसीबत पड़ रहा है, इसीलिए अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अगर इस तरीके से फिर ग्राम वनों को यूज़ किया जाएगा या आपके इस प्रकार से नंदन वनों को यूज़ किया जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाने का इनसे काम किया जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा, हर ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1 हेक्टेयर में इन्हें बनाया जाएगा। ईंधन, चारा पत्ती, फलदार, इमारती लकड़ी वाले पौधे वौधे रोपित किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और खासकर मंत्री जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी डेवलप, और क्या लिखा हुआ, हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो अब इतनी, जब खुद ही टाइटल इतना दिया जा रहा हो, जब भी आयुर्वेदा के ऊपर अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको थोड़ा सा आयुष के बारे में भी कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर देखिए क्या लिखा है, दैट इज औषधि वाटिका नमामि गंगे, और ये कासगंज का मैंने निकाला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर औषधीय पौधों की खेती की जा रही है। कौन से हैं? दीज आर दी मेडिसिनल प्लांट। ये कौन से हैं? मेडिसिनल प्लांट हैं, और ये आपकी मेडिसिन है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वैसे भी इस बार एक संहिता ने आकर के हम लोग को भी झटका दिया था यूपीपीसीएस के प्री वाले क्वेश्चन में, जब उसने पूछा था चरक संहिता में कितने चैप्टर हैं। तो भैया कम से कम देख लेना, आयुर्वेदा घूम फिर करके कहीं ना कहीं आ ही रहा है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये आपको नंदन वन दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से वन है? बंदर वन नहीं, नंदन वन। तो घर के पीछे वाला जो पार्क बना है ना, उसको भैया जा करके नाम बदल देना और उसका नाम लिख देना नंदन वन। ठीक है, तो ये नंदन वन है, ताकि यहाँ घूमो फिरो, ये बढ़िया सा कुछ बना दिया जाएगा। खासकर अगर मैं जब नोएडा साइड में था तो मैंने नोएडा में देखा था कि बहुत अच्छे पार्क डेवलप किए गए वहाँ पर, और इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं फिलहाल ये तो बच्चों के लिए है, बहुत सी जगहों पे इसको भी डेवलप किया जा रहा है, बल्कि बड़ों के लिए वहाँ पर कुछ जिम की तरीके चीज़ों को डेवलप किया गया है। बाकायदा वेट लिफ्टर को भी रखा हुआ है, साइकिलिंग वाला भी इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसी प्रकार आप क्या मॉर्निंग में कसरत कर सकते हो या जिम में जाकर के जो कसरत करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें उन पार्क के एक साइड में भी डेवलप की गई हैं, ताकि आप नेचर में वहाँ जा करके करो तो आपको खुद ही समझ में आएगा और खुद ही आपको लगेगा ही नहीं यार पार्क में चीज़ें लगी हुई हैं तो मैं जाकर के सीधे खुले इन्वायरमेंट में करूं। जबकि हम लोग करते कहाँ पर हैं? बंद कमरे में, जिम खाने में चीज़ें करते हैं। और जब हम लोग मॉर्निंग में अगर जाएं और इस पर, जैसे मैंने नोएडा के पार्क देखे, अगर ऐसे ही पार्क हर जगह डेवलप हो जाए तो वाकई क्या कहते हैं स्वस्थ भारत अपने आप बनना चालू हो जाएगा। क्योंकि एक बार तो आदमी जाएगा ही जाएगा, हफ्ते भर में 1-2 बार तो जाएगा, तो वो जाकर के कुछ ना कुछ तो वेट लिफ्टिंग अरे देख के ही करेगा। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ देख करके ही करेगा, देख करके ही वो साइकिल वहां चलाना चालू कर देगा, देख करके ही वो ऐसे ऐसे डांस करना चालू कर देगा, क्योंकि उसमें बनाए गए हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, वो लगाए गए हैं कि आप उसको देख करके करना ही स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हैं ना? दैट इज अ नंदन वन। और इसके बाद ये आ रहा है दैट इज ग्राम वन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ये कौन सा है? दैट इज ग्राम वन। तो ग्राम वन को फॉडर वॉडर, इन सब इमारती लकड़ियाँ इन सब तरीकों से इसको डेवलप किया जाएगा। और यही चीज़ें आगे डेवलप होंगी तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने का काम करेंगे। तभी तो यूपी के जो फॉरेस्ट एरिया है आप उसको 15% तक बढ़ा पाओगे, नहीं तो कैसे बढ़ाओगे? जैसे यहाँ पर वही चीज़ देखिए, वही लिखा हुआ है, मैंने तीनों दिखा दिए हैं। व्हाट इज आयुष वन, क्या नंदन वन है, और क्या आपका ईंधन और चारे के लिए वन है, तो मैंने इसमें आपको दिखा दिया है। यहां पर एक इसी के साथ मैंने आपके लिए इसको लगा भी दिया है ताकि आप इसको भी यहीं पर पढ़ लो, ताकि इसी के साथ इसको अटैच भी कर दो। यूपी गवर्नमेंट टारगेट टू इंक्रीज फॉरेस्ट ट्री कवर टू 15%
बाय 2030। तो 2030 तक यूपी सरकार को 15% अपने फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को करना है। लिखा है 5 साल में लगभग 175 करोड़ सैपलिंग्स हमको लगाने होंगे। बहुत सारे तो खराब भी होंगे, तो हमको इतना लगाना ही लगाना पड़ेगा। वही चीज आपके सामने लिखा है कि 2030 तक 15% हमको करना ही करना है। और 22 जुलाई में अभी आपने देखा भी था कि 30 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। 15 अगस्त के दिन 5 करोड़ पौधरोपण का टारगेट रखा गया है। यह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी वृक्षारोपण को जन अभियान बनाया है। और बल्कि मैं भी आप लोगों से एक दरखास्त करूंगा, जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे सज्जन गुरु और जितने भी हमारे बड़े जो देख रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इसका पार्ट बनिए, क्योंकि केवल सरकार के द्वारा ही ये चीजें सफल नहीं की जा सकती हैं, बल्कि हर घर एक पौधा अभियान चलाना ही चाहिए। हर घर एक सोसाइटी अभियान चलना ही चाहिए। सोसाइटी में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वहां पर बाकायदा लोग पेड़ों को डेवलप करें, और जो भी पेड़ों को लगा रहा है कम से कम उसके सामने उसकी एक स्लिप भी लगा लेनी चाहिए कि फला इंसान ने बाकायदा इस पेड़ को गोद लिया हुआ है या इस पेड़ को लगाया हुआ है। तो देखिएगा, जो भी जिसका भी वहां नाम लिखा होगा वो दूसरे दिन जाएगा और अपने पेड़ में पानी जरूर डाल करके आएगा। वो भी उसे एक प्रकार से अपने बच्चे की तरीके उसे बाकायदा डेवलप करने का प्रयास करेगा। तो सरकार तो अपना काम करती है, एक नागरिक होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम भी हर घर एक पौधा अभियान चलाएं और एक घर से ही एक पौधे को जरूर लगाएं। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रदेश में 6% हरित आवरण वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अभी हमारे यहां लगभग 9.23% जो है हरित आवरण है, पूरा फॉरेस्ट और ट्री कवर है। इसको हमें 15% लेकर के जाना है 2026-27 तक। फिलहाल 2030 तक था, लेकिन अब हमने क्या टारगेट ले लिया है, लगभग 2026-27 तक 15% हमको कर देना है। कितना? 15%। और इसीलिए आपने कल भी देखा होगा 22 जुलाई वाले दिन कि जब 30 करोड़ पौधे जो है एक साथ रोपित किए गए हैं और 15 अगस्त वाले दिन 5 करोड़ सैपलिंग्स को लगाया जाएगा। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाओ। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, और आप यहां पर देख सकते हो कि यूपी सरकार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.23%, 9.23% जो है वो आपका वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। 2023 में लगभग 8.82% था, तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन हमें इसमें करना क्या है, रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान कुल वन क्षेत्र और वन क्षेत्र में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। 2030 तक सरकार ने कहा है 15% तक बढ़ाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वर्क किया जा रहा है, कोशिश यही है कि 2026-27 तक इस टारगेट को अचीव कर लिया जाए। तो फिलहाल अब जब भी लिखिए तो 15% वृद्धि का लक्ष्य है। कब तक हमको फिलहाल पूरा कर लेना है? 2026-27 तक हमको इसको अब पूरा करने की हमने लक्ष्य को रखा है। तो ठीक है, और जब भी इसकी बात होगी तो आपको मालूम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पर आपके सामने एक सबसे बड़ा जो है वो क्लाइमेट एक्शन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिखाई देता है। लाइफ ऑन लैंड, ये इसमें हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमको दिखाई देगा। जब भी हम पर्यावरण की बात करेंगे तो ये किससे डायरेक्टली कोरिलेट कर जाएगा? तो क्लाइमेट एक्शन से कोरिलेट कर जाएगा, और इधर लाइफ ऑन लैंड इससे आपका कोरिलेट कर जाएगा। लाइफ बिलो वाटर तो इनडायरेक्टली कंट्रोल होगा ही होगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो इसके द्वारा सतत भारत मिशन 13, 14 और 15 प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, जिसको हमने प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा हुआ है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ठीक है डियर ऑल, आज के फिलहाल सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू। सॉरी अच्छा, ये 1 मिनट प्लीज।
तो ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच। और ठीक है, आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट को बहुत जल्दी आपके साथ लाया जाए, और बहुत जल्दी ही संडे नहीं बल्कि और भी डेज में मैं आपके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी को अब बढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।